सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था कि बर्लिन और उसके साथी कंक्रीट वॉल काटकर नीलामी घर के पहले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या ये लोग 10 इंच मोटी स्टील की दीवार काटकर तिजोरी के अंदर पहुंच पाएंगे। दिखाया जाता है कि सभी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रूस बोर होकर फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां शैंपेन मिलता है जो उसका फेवरेट था और वो थोड़ा सा पीना चाहता था। इस पर बर्लिन कहता है, थोड़ा सा क्यों, तुम पूरा पी जाओ, प्लान डिस्कस करने में देरी हो रही है इसलिए तुम जल्दी से खत्म करो। ब्रूस पूरा नहीं पी सकता था, लेकिन बर्लिन उसे जबरदस्ती पूरी बोतल पिला देता है। ब्रूस बहुत मुश्किल से पूरी बोतल खत्म करता है। फिर बर्लिन कहता है, ये कोई क्लासरूम नहीं है जहां पढ़ाई चल रही है, और अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें क्लासरूम के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े रहना होगा। ये एक चोरी का प्लान है, और अगर हम में से किसी ने भी एक छोटी सी गलती की तो उसके साथ साथ हम सभी 16 साल के लिए फ्रांस की जेल में बंद हो जाएंगे, और एक की गलती की वजह से हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। बर्लिन बताता है कि एक और शख्स है जिसने हमारे साथ कई चोरियां की है, और उनका मानना है कि चोरी कोई चैप्टर नहीं है, वो एक पूरी की पूरी किताब है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तब कैमरान कहती है, तो वो हमारे साथ इस चोरी में क्यों नहीं है। बर्लिन बताता है कि वो अभी किसी दूसरी चोरी की प्लानिंग में व्यस्त है, इसलिए वो नहीं आ सकते, और वो चोरी भी बहुत लाजवाब होने वाली है। असल में इस समय बर्लिन प्रोफेसर की बात कर रहे होते हैं। बर्लिन कहता है, हमने इस चोरी में तजुर्बेकार चोर इसलिए नहीं रखे क्योंकि तजुर्बे के साथ आता है घमंड, और घमंड सिर्फ हम पर ही जचता है। हम आप लोगों को एक बेहतरीन चोर बनाएंगे। हम वो चोर हैं जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर आलीशान होटलों में चोरी की प्लानिंग करते हैं, ना कि काले पीले कपड़े पहनकर किसी झोपड़ी के अंदर प्लानिंग करते हो। और अगर इस चोरी में हमें गोली भी खानी पड़े तो खूबसूरत लाशें गिरेंगी। फिर कैला उन सीसीटीवी से खाली कमरों की रिकॉर्डिंग करके उन्हें गार्ड्स की स्क्रीन पर प्ले कर देती है। दमियान और बाकी लोग फिर से अंदर जाते हैं और 7 टन स्टील की दीवार को दुनिया के सबसे बेहतरीन कटर से काटने लगते हैं, जो हीरे की तरह बारीकी से काटता है। ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काटता है, जो कुछ ही सेकंड्स में पूरी स्टील की दीवार काट देता है। फिर वो लोग दीवार के ऊपर 2 हुक लगाते हैं और क्रेन के जरिए वो दीवार को 20 इंच ऊपर उठा देते हैं, जैसे किसी गराज की शटर को उठाया जाता है। अब उनके लिए आसानी से तिजोरी के अंदर जाने का रास्ता बन चुका था। वो सभी तिजोरी के अंदर जाते हैं और बर्लिन को ये खबर बताते हैं। बर्लिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, अब बस हमें बाकी बचे गहनों के आने का इंतजार है, जिसके बाद हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए हम सभी पेरिस के नजारों का आनंद लेंगे। उसके बाद बर्लिन कमेल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे कमेल बाथरूम में मिलने के लिए कहती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तभी उसे सामने उसका हस्बैंड दिख जाता है। कमेल घबरा जाती है और बर्लिन को ये बताती है। बर्लिन उससे कहता है, तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ और उसे कहो कि मैं यहाँ एक आर्ट डीलर से मिलने आई थी, लेकिन वो बहुत घटिया किस्म का इंसान है, तुम चलकर उससे बात करो। कमेल का हस्बैंड बर्लिन के पास जाता है। बर्लिन कमेल से कहता है, अगर बात नहीं करनी तो हम चले जाते हैं, इस तरह किसी और को बीच में लाने का क्या मतलब है। इस पर कमेल का हस्बैंड कहता है, एक सड़क छाप आदमी होकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ से इस तरीके से बात करने की। बर्लिन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद बर्लिन और कमेल रोज मिलने लगे। कमेल अब बर्लिन के साथ ही समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसे कभी कभी दुख भी होता कि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। दूसरी तरफ बर्लिन के बाकी साथी भी एक जगह बैठकर कॉफी पीते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी दमियान की वाइफ का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ है और जल्द ही वो घर आएगा। फिर दोनों पेरिस घूमने वापस आएंगे, जैसे 20 साल पहले आए थे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है, अब हमारा अलग हो जाना ही ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कोर्सेज कभी खत्म ही नहीं होते और हम दोनों अब एक साथ समय भी नहीं बिता पाते। दमियान की वाइफ अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो उसे दोबारा फोन करने के लिए भी मना करती है। फिर जब दमियान टेबल पर वापस आता है तो सब लोग उसे बाहर जाने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। कैमरान उसका उदास चेहरा देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भी जाने के लिए मना कर देती है। जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तब ब्रूस कहता है, कम से कम बताओ तो कि मेरी बाइक कहाँ है। मैंने जिनसे वो बाइक ली थी उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनकी बाइक वापस नहीं की तो वो मेरा पासपोर्ट पुलिस में दे देंगे, और भले ही मेरा पासपोर्ट नकली हो लेकिन उसमें लगी फोटो असली है। कैला कहती है, वो फेस रिकॉग्निशन के जरिए पता लगा लेंगे कि ये कौन है। रॉय कहता है, अब वो बाइक नहीं मिल सकती क्योंकि वो उस पादरी के चेलों के पास है। रात को कैमरान दमियान से पूछती है कि क्या हुआ है, तब वो बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। इस पर कैमरान कहती है, शायद उसको कोई और मिल गया होगा। इस पर वो कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। यहाँ बर्लिन और कमेल ने वो सब कुछ कर लिया था जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है।
वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी कमेल के फोन पर उसके हस्बैंड का कॉल आता है। कमेल जैसे ही फोन उठाती है, उसका हस्बैंड उसे बोलता है, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? जब मैं घर आया तो तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा था और मैंने तुम्हारे सारे लव लेटर और मैसेज पढ़ लिए हैं और मुझे पता है ये वही है जो रेस्टोरेंट में मिला था। कमेल उसे घर आकर सब कुछ बताती हूँ कहती है और बर्लिन को जाने को कहती है। बर्लिन बहुत खुश था क्योंकि उस दिन उसके हस्बैंड ने उसे एक सड़क छाप कहा था, लेकिन सड़क पर आज वो था। दूसरी तरफ दमियान कैमरान को अपने रूम में बुलाता है और उसे अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि देखो कैमरान, तुम सही थी, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देखो ये तस्वीरें, इनमें से कोई भी सेल्फी नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई था जो उसकी फोटो खींच रहा था और एक आईडी भी है जो उसकी हर पोस्ट लाइक करता है और उसमें कमेंट भी करता है। दमियान एक जीनियस था, इसलिए उसने हर बारीकियों को अच्छे से चेक किया था और जब उसने कॉल हिस्ट्री निकाली तो उसे पता चला कि 10 महीने से उसकी वाइफ ने एक ही आदमी से घंटों बात की थी और वो भी तब जब दमियान घर पर नहीं होता था। उसे पता चल गया था कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन कैमरान उससे कहती है, होश में आइए दमियान, सारे गहने आ चुके हैं, आज उनमें लेबल लगेगा और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसलिए हमें आज रात ही चोरी करनी होगी। रॉय बर्लिन को फोन करके बताता है। बर्लिन कहता है, हमें फोन रखना होगा लेकिन हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिर वो वापस से कमेल के पास जाता है और उसे बताता है कि तुमने क्या कहा। कमेल बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता दिया है और वो हमें मिलने से नहीं रोकेंगे। असल में मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। हम दोनों बहुत समय से एक बच्चा चाहते थे लेकिन उसके पास समय ही नहीं था, लेकिन आज जब उसके पास समय है तब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया होगा तो। बॉलिन उससे कहता है, हम इस हादसे से थोड़ा हिल गए हैं, इसलिए हमें अकेला रहना है, हम एक अलग रूम बुक कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चर्च के लिए निकल जाता है। फिर वो रॉय को फोन लगाता है और उसे कहता है, हम बस पहुंच ही रहे हैं, और उसे बताता है कि हम बस एक खिलौना बनकर रह गए। उसने आखिरी समय पर अपना हुक्म का इक्का खोला, वो अब बाप बनना चाहता है और कमेल उसकी तरफ हो गई। बॉलिन बहुत गुस्से में था। वो रॉय को एसीटोन और ब्लीच का इंतजाम करने के लिए कहता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने किससे पंगा लिया था। 4th एपिसोड में दिखाया जाता है बर्लिन चर्च पहुंचता है। यहाँ दमियान, कैमरॉन और बाकी लोग सीसीटीवी में देख रहे थे कि अब आखिरी गहना भी आ चुका था, जिसे मार्क बड़े ही सावधानी से तिजोरी में रख रहा था। अब ये तिजोरी सीधे 15 घंटे बाद खुलेगी और सिर्फ मार्क ही इसे खोल सकता है। अब इनका अंदर जाने का समय आ गया था। दमियान बर्लिन से पूछता है, तुम 2 दिनों से यहाँ नहीं थे और कमील भी नहीं थी, मतलब तुम 2 दिनों से उसके साथ थे? बर्लिन कहता है, आप एक जलनखोर माशुका की तरह बात कर रहे हैं। फिर सभी अपना अपना सूट पहन लेते हैं और कैला लूप ऑन कर देती है। फिर ये अपने रोबोट की मदद से कंक्रीट स्लैब को हटाते हैं और एंटी चेंबर में घुस जाते हैं। फिर दीवार 20 इंच ऊपर उठाकर तिजोरी के अंदर जाते हैं। उनका प्लान था सभी डिब्बों से गहने निकालकर उन्हें वापस उसी जगह पर रखना, जिससे सीसीटीवी ऑन होने के बाद भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखे। फिर वो गहने उठाना स्टार्ट करते हैं। वो गहने उठाने से पहले टिक मार्क भी कर रहे थे ताकि कोई गहना छूट न जाए। बोलिन कहता है, यही चीज तो है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है। इस पर दमियान कहता है, तुम एक बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, खुद किसी और की बीवी के साथ 3 रातें बिताकर आ रहे हो और खुद की बीवी किसी और के साथ चली गई। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं मिशन बर्बाद ना हो जाए। बोलिन कहता है, वो हमारा प्यार है। इस पर दमियान कहता है, किसी और की जिंदगी बर्बाद करना प्यार नहीं है। तब बोलिन कहता है, आपकी बीवी आपके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्हें आपसे बेहतर नहीं मिला था। इससे दमियान बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देता है और मारने ही वाला होता है। तभी एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है और इसकी आवाज मार्क सुन लेता है। वो गार्ड से पूछता है, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? पर गार्ड कहता है, ये स्टील के फैलने की आवाज है सर, ये अक्सर होता रहता है। कैला अपने साथियों को बताती है कि उन्होंने आवाज सुन ली। मार्क तिजोरी पर कान लगाकर आवाज सुनने लगता है। सभी एकदम शांत हो जाते हैं और अपनी सांस तक थाम लेते हैं। मार्क जल्दी से तिजोरी का दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन गार्ड कहता है, तिजोरी का दरवाजा तो 15 मिनट बाद ही खुलेगा। तब मार्क एंटी चेंबर का दरवाजा खोलने को कहता है। ये सुनते ही कैला उन्हें बताती है कि वो लोग एंटी चेंबर में आ रहे हैं। उसके साथ ही जल्दी से दीवार नीचे करके कंक्रीट वॉल फिर से वैसे ही लगा देते हैं और लूप वीडियो ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चेंबर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है और वो वापस आकर मार्क को सब ठीक है बोलता है। अगर आप कहें तो हम तिजोरी का दरवाजा भी खोलकर चेक कर लेते हैं। लेकिन तभी मार्क के फोन पर किसी सोफी का फोन आता है और मार्क ठीक है रहने दो कहकर वहाँ से निकल जाता है। ये सब लोग चैन की सांस लेते हैं क्योंकि वो लोग बस पकड़े ही जाने वाले थे। फिर दमियान कहता है, मैं टीम के लिए अपना मिशन पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी चोरी होगी। फिर वो सभी गहने लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल में जाते हैं और बाकी लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे थे सब कुछ पहले जैसा
करने के लिए। फिर बर्लिन सीसीटीवी से देखता है कि मार्क सो चुका है। ये देखकर बर्लिन और रॉय मार्क के घर पर जाते हैं और वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरे निकालने लगते हैं और दूसरी तरफ बाकी लोग उस स्टील की दीवार को जोड़ रहे होते हैं। रॉय बर्लिन से कहता है क्लोरोफॉर्म हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। तब बर्लिन कहता है अब बच्चा बाप को सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। पालतू कुत्ते दुम हिलाते ही अच्छे लगते हैं, तो आप जा सकते हैं। ये बात रॉय के दिल पर लग चुकी थी। रॉय के जाने के बाद बर्लिन क्लोरोफॉर्म लेता है और मार्क के दूसरे घर की चाबी, फिर उसका फोन उठाता है और उसी के कपड़े पहनकर पार्किंग में जाता है। फिर वहाँ से उसी की गाड़ी लेकर निकल जाता है। बदले की आग ने उसे अंधा कर दिया था। फिर वो मार्क के दूसरे घर पर जाकर ज्वेलरी पर लगा एक टैग बाथरूम में गिरा देता है। फिर एक और टैग जलाकर उसके टुकड़े इधर उधर रख देता है। फिर वो टैग पर लगे धागे टॉयलेट सीट के अंदर भी डाल देता है और कुछ बाहर भी गिरा देता है। फिर वो एक हार के ऊपर से डायमंड निकालकर सोफे के बीच गिरा देता है। बर्लिन ने ये इतनी सफाई से किया था कि देखने वालों को यही लगेगा कि ये सुराग गलती से छूट गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ तिजोरी को पूरी तरह जोड़कर आसपास बिखरे मिट्टी को वैक्यूम से साफ किया जा रहा था। इसके बाद कैला गार्ड को फोन लगाती है और कहती है मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, हमें खबर मिली है कि बाहर कुछ आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, प्लीज आप एक बार जाकर चेक कीजिए। इसके बाद गार्ड अपने सभी साथियों के साथ बाहर जाकर चेक करता है तो बाहर सब कुछ सामान्य था। फिर ये लोग बिल्डिंग के वायर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जिससे पूरी बिजली चली जाती है। इधर गार्ड देखते हैं कि मीटर में आग लग चुकी है और वो उसे जल्दी से बुझाते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से तिजोरी का भी कंट्रोल उड़ चुका था और जिसने इसे बनाया था उन्हें आने में बहुत समय लगेगा। ये लोग फिर से एंटी चेंबर में जाते हैं और वहाँ जो भी गड़बड़ की थी उसे फिर से सही कर देते हैं और कंक्रीट वॉल लगाकर फिर से सील कर देते हैं। इधर गार्ड मार्क को फोन लगाते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि उसका फोन बर्लिन के पास था। इधर ये ईंट की दीवार वापस से जोड़ देते हैं, फिर अपना सारा सामान वहीं छोड़कर कंकाल वापस से लगा देते हैं। इसलिए अगर किसी को 600-700 साल बाद उनका सामान मिलेगा तो इनका नाम इतिहास में गिना जाएगा। इसके बाद बर्लिन वापस मार्क के यहाँ जाता है और वहाँ से जो जो सामान लिया होता है उसे उसी जगह पर रखकर अपने होटल वापस आ जाता है। उनका प्लान था कि जब तक ये सब कुछ खत्म करेंगे सुबह के 3-4 बज चुके होंगे, इसलिए कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं जाएगा और गहनों की पैकिंग करेगा और सभी लोग अपने रूम को अच्छे से साफ करेंगे और जितने भी कंप्यूटर का उपयोग किया गया है उन्हें अच्छे से फॉर्मेट कर दिया जाएगा। रात को जब कैमरॉन और कैला सफाई कर रहे थे तभी वहाँ ब्रूस आता है। वो कैला से कुछ जरूरी बात करना चाहता था इसलिए वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने जहाँ से बाइक ली थी उनके पास उसका पासपोर्ट है और वो उसे लेने गया था, लेकिन वहाँ कंप्यूटर पर सिक्योरिटी लॉक था इसलिए वो अपने पासपोर्ट को डिलीट नहीं कर पाया। वो कैला से कहता है हम दोनों जाएंगे और तुम कंप्यूटर हैक करके पासपोर्ट डिलीट कर दोगी और इसके बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे। फिर वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं ये कहकर कि उन्हें अकेले रहना है। फिर वो रॉय के रूम में जाते हैं और कहते हैं हमें कुछ देर के लिए यहाँ रहना है, तो क्या तुम बाहर जा सकते हो। रॉय दमियान के कमरे में जाता है ताकि वो उसकी गहने पैक करने में कुछ मदद कर सके, लेकिन वो उसे अंदर ही नहीं आने देता क्योंकि वो अपनी बीवी की याद में खोया हुआ था और सैड सॉन्ग सुन रहा था। फिर रॉय मजबूरन कैमरॉन के कमरे में जाता है और वहीं लेट जाता है। कैमरॉन रॉय से पूछती है तुम हमेशा एक हाथ में ग्लव्स क्यों पहनकर रखते हो, तुम्हारे हाथ पर किसी के मुंह तोड़ने का निशान है क्या। रॉय बताता है कि मेरे हाथ पर एक टैटू है जिसे मैं गुस्सा आने पर देखता हूँ और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, ये मुझे बर्लिन ने बताया था। वो उससे कहती है मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ हम कुछ तूफानी कर सकें। रॉय भी बर्लिन का पालतू कुत्ता बनकर थक चुका था इसलिए वो भी हाँ कर देता है। फिर वो दोनों भी निकल जाते हैं। इधर ये दोनों चुपचाप से बाइक एजेंसी आ जाते हैं जहाँ से ब्रूस ने बाइक ली थी। वो लोग ताला तोड़कर अंदर जाते हैं और कंप्यूटर में ब्रूस का पासपोर्ट खोजने लगते हैं। तभी ब्रूस देखता है कि बाहर कुछ लोग पोकर खेल रहे हैं। उनमें से एक गार्ड को कुछ शक होता है तो वो केबिन में देखने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कैला काम कर रही होती है। जब वो पूछता है कि तुम कौन हो तब कैला बताती है मैं यहाँ की नई स्टाफ हूँ। गार्ड पूछता है मिशेल कहाँ है। कैला की नजर सामने रखी तस्वीर पर पड़ती है। फिर वो कहती है जिम में उसके पाँव में मोच आ गई थी इसलिए उसकी जगह मुझे आना पड़ा। गार्ड कहता है ये तो होना ही था, अपने से 3 गुना वजन जो उठाती है। उस समय ब्रूस टेबल के नीचे छुपा हुआ था। कैला कॉफी मांगती है। गार्ड कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ। इतने में गार्ड के बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाता है, इससे कैला नर्वस हो जाती है। गार्ड को उसके चेहरे को देखकर उस पर शक होता है। फिर जब वो कॉफी देने आता है तो पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या। कैला कहती है ये हैंग हो गया है। गार्ड कहता है मैं इसका प्लग निकालकर फिर से लगा देता हूँ, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो प्लग निकालने के लिए नीचे झुकता है उसे ब्रूस दिख जाता है। तो भाई साहब अब होने वाला है असली बवाल, क्योंकि बर्लिन ने किसी को भी होटल से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन इन दो प्रेमी जोड़ियों ने उसकी बात नहीं मानी और होटल से बाहर चले गए। अब क्या बर्लिन और उसके साथी बचकर भाग पाएंगे या फिर इन दोनों जोड़ियों की वजह से पकड़े जाएंगे, ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड्स का वेट करना होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।